कर नहीं रहा है पढ़ाई। पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं सर, अब मुझे ही करके दिखाना पड़ेगा कैसे ये करते हैं पढ़ाई। बहन भाई में कंपटीशन चल रहा है। नहीं सर, सच्ची में इंटर का वेट था, क्योंकि अब फ्री हो गई ना, पहले कॉलेज का हाँ, था तो पता नहीं, समझ में नहीं आता था फिर। नहीं ये तो है। चलिए, तो मैं आपके साथ बच्चे आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ Recording in progress. दैट इज टैक्सेशन। तो ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जब टैक्स की बात आती है तो मेरा आपसे सवाल, क्या आप बच्चों ने टैक्स पे करा है? अमान ने पे करा है? कभी पे करा है टैक्स? या अभिषेक ने पे करा है? कौन सा? टीडीएस। टीडीएस गलत, मतलब वो अभी एग्जैक्ट नहीं बता दूँ मैं, पर जीएसटी। अच्छा, ड्रीम इलेवन में कौन सी गैम्बलिंग करी थी? पोकर। ओह नाइस। अच्छा, अरे क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, सो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ कि जो टैक्स होता है सर, वो क्या मैं भी कलेक्ट कर सकता हूँ? जैसे अभी अगर मैं बोलूँ भाई अमान तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, तूने कहा कि किसको देना था, मैंने कहा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अभिषेक को बोल रहा हूँ मेरे को टैक्स देना है, तुमने दृष्टि जी को बोल रहा हूँ टैक्स देना है, तो आप मुझे बताइए, डू आई हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स? क्या मैं ले सकता हूँ? अब ऐसे मूवीज में देखते हो ना कि कुछ लोग गुंडे होते हैं, दुकान पे जाते, कहते हैं दुकान या तो पैसा दे दे, नहीं तो तेरी दुकान जला देंगे। होता है ना ऐसा? बट क्या वो लीगल होता है? गलत है ना सर ये चीज़। ठीक है, तो टैक्स कलेक्ट तो हो रहा है भाई, भारत देश में कलेक्ट तो हो रहा है, पर मुद्दे की बात ये है कि क्या कोई भी इंसान टैक्स कलेक्ट कर रहा है? नहीं। टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है आपके हिसाब से? गवर्नमेंट। जैसे मैं भी आज आ रहा था ना, बहुत ट्रैफिक था बेटा। ठीक है, मतलब मेरे को 1 घंटा लग गया आज। आज मौसम अच्छा था, मुझे लगा आज बाइक पे जाता हूँ, और थक गया क्लच और ब्रेक दबा दबा के। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बारिश हुई थी तो कहीं पे पानी इकट्ठा है। अब मुझे बताइए किसकी गलती? अगर ट्रैफिक लग रहा है तो हम एज अ जो जितने भी लोग हैं, हम किसकी गलती निकालते हैं? सरकार की। क्यों क्यों निकालते हैं हम सरकार की? क्योंकि हमें लगता है अरे भाई मैंने तो टैक्स पे करा है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, आपको पता है बाइक के ऊपर भी एक टैक्स लगता है, रोड टैक्स। रोड टैक्स, कभी गाड़ी या बाइक खरीदोगे ना तो इनवॉइस पे देखना, उस पर एक टैक्स लगा, रोड टैक्स। समझ रहे हो? तो जीएसटी तो तुम देते हो, लेकिन अगर तुम गाड़ी खरीद रहे हो, तुम बाइक खरीद रहे हो, रोड टैक्स भी देते हो तुम। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, ये सारे टैक्सेस जितने भी नाम के टैक्सेस है, हमको तो कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस को एनालाइज करना है। तो ये जो भी टैक्स जा रहा है, कहने से इट इज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। कैन आई से दैट इट इज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट? कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? बोथ। हर किसी की अपनी अपनी कमिटमेंट्स है। समझ रहे हो? तो सर गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है बच्चे, सेंट्रल या फिर स्टेट। अब आप मुझे बताइए, अगर ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का है तो खर्चा किसका है? हु विल पे? कहने से जो भी पे कर रहा है उसका खर्चा है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये जो टैक्स है इट इज एक्सपेंस ऑफ टैक्स पे, द वन हु पे द टैक्स, उसके लिए खर्चा है। तो सर ये टैक्स पेयर कौन है? आप ही दो। आप अगर बर्गर खाते हो आप टैक्स पे करते हो, आपके लिए खर्चा है। आप पिज्ज़ा खाते हो, आप गाड़ी खरीदोगे, लैपटॉप खरीदोगे, आपको टैक्स लग रहा है। कौन सा टैक्स लग रहा है मैं उसके अंदर नहीं जा रहा। कहने का मतलब ये है भाई साहब, तुम सब लोगों को भारत देश में टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो सरकार एक मैकेनिज्म बनाएगी, पर तुम्हारे लिए खर्चा है। मेरा आपसे सवाल, अच्छा सर हमारे लिए खर्चा है? हाँ बेटे हाँ। कैसे होगा मैं बता दूंगा। तो रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट का। मेरा आपसे सवाल, गवर्नमेंट इस रेवेन्यू का क्या कर रही है? घर लेके जा रही है। व्हाट इज द फंडा? व्हाई गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग? हाँ एग्जैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इसका क्या करती है बच्चे, ये टैक्स का यूज करा जाता है इस मनी को फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। मेरा आपसे सवाल, तो फिर
हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कहते हो, करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा टैक्स किसी भी तरीके से मैं ज़ीरो कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ज़ीरो हो जाएगा? टेक्निकली इफ टैक्स जिसके लिए भी खर्चा मैं ज़ीरो कर दूं तो गवर्नमेंट के पास तो पहुंचेगा ही नहीं, तो क्या कुछ वेलफेयर होगा? तो आप मुझे बताइए, क्या हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पे तो करना चाहिए। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं, और अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप एक बुरे इंसान हैं। बोल सकता हूँ? हाँ, अगर तेरे पर टैक्स है, तू पे नहीं कर रहा, उसे कंट्री का वेलफेयर नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा इंसान है तू, तब बोल सकते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, समझ रहे? ठीक है, अगर आपको टैक्स है और अगर आप पे नहीं करते, ठीक है, तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो? बुरे इंसान। क्यों, अभिषेक जी सही कह रहा हूँ? अरे डिपेंड करता है, अगर हम अच्छे कर्म और करते रहे तो हम अच्छे इंसान हैं। बट फॉर दिस पर्पस कैन यू से, दृष्टि जी आप बताओ, टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पूछूंगा, शैल वी पे टैक्स और वी शैल नॉट पे टैक्स? सर देना चाहिए। तो जो टैक्स देता है वो अच्छा इंसान, जो नहीं देता वो बुरा इंसान। अग्री करते हो? सर अब टैक्स थोड़ी डिसाइड करेगा हम अच्छे हैं और बुरे। नहीं, बट अगर आप इफ़ यू डोंट पे टैक्स तो वेलफेयर नहीं हो रहा, सो आप इंडिया में रह रहे हो, आप वेलफेयर रोक रहे हो, आप मतलब क्या कर रहे हो? आप इतना पैसा क्या करोगे मैडम आप? ठीक है, तो देखेंगे। सर टैक्स ना देना पड़े तब भी तो ये कोर्स छूट गया। ठीक है, देखेंगे। चलो, भारत देश में जो टैक्स आ रहा है ना बेटे, इस एग्जाम्पल के ऊपर दोबारा जाऊंगा मैं मुद्दे की बात ये था, सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि टैक्स से हमें फ़ायदा है, और जो इंसान दे रहा है उसे वो खर्चा दिखता है, तो आप पे करने की कोशिश कम ही करोगे, और मुझे अथॉरिटीज़ बिठानी पड़ेंगी सो दैट मैं आपसे टैक्स खींच सकूँ। इंटेंशन समझ आनी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। भारत देश के अंदर 2 लेवल पे टैक्स लग रहा है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कुछ आइडिया? आई थिंक मे बी आपने थ्योरी में कुछ सुना हो कभी कुछ। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? जो ओ नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब नॉट एग्जैक्टली। जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट टैक्स होता है बच्चे कि अगर कोई टैक्स आपके ऊपर है ना तो वो आप ही को पे करना। समझ रहे हो? बिल्कुल सही बोला आपने कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, burden of tax cannot be shifted to another person। तो डायरेक्ट टैक्स होता है जी, बर्डन को आप शिफ्ट ही नहीं कर सकते। साथ साथ लिख लो इसको। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? burden of tax can be shifted to another person। कहिए साहब, क्लियर है? एक बार लिख लो बच्चे।
दृष्टि जी साथ साथ दिख रही है? निधि जी लिख लिया बच्चों ने? क्या चीज दोस्त? डायरेक्ट, इसमें तेरे को ही टैक्स पे करना, तू जीतेगा। हाँ तो मोर द मोर, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्शनल बोल सकता है कि चाहे तू 10 लाख जीत रहा है चाहे 100 करोड़ जीत रहा है, उस पर जो टैक्स है वो 30% है, कह सकता है, समझ रहे? 30% 30% है बस, ठीक है जी। आइए, तो निधिन जी ने भी ज्वाइन करे। बच्चे एक बार समझना, ठीक है, हमने टैक्स स्टार्ट करे और बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत देश के अंदर दो तरीके से रेवेन्यू आ रहा है। अगर मैं कंट्री लेवल पे बोलूँ ना, ठीक है, एक कलेक्शन कैसे आ रही है? डायरेक्ट टैक्स के थ्रू। क्या होता है आपको बिल्कुल नहीं पता, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू भी आ रही है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा एक्ट कौन सा है जो हमने पढ़ना है? दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1960, जो कि बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है भाई कि अगर आपको इनकम होएगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। भारत देश में है भाई, अभी आप बच्चे ये बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे बताओगे? बिकॉज आपको इनकम नहीं है। अगर आपको इनकम हो गई तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, अभी आपकी इनकम 0 तो टैक्स भी 0। सपोज करो अगर इनकम 5 लाख, जनरली बता रहा हूं, आपने हो सकता है सुना हो, अगर 5 लाख भी होता है ना तो भी भारत देश में टैक्स 0 है, ठीक है। मान लो अगर 10 लाख है, हाँ, अलग अलग है, बहुत सारी वैरायटीज है, आपने कोई सेगमेंट बस देख लिया होगा, समझ रहे? तो वो पूरा डिटेल देखेंगे। मान लो कोई इंसान 10 लाख कमा रहा है तो मान लो उसका टैक्स कितना जा रहा है? 1 लाख, एग्जाम्पल से। और अगर कोई 50 लाख कमा रहा है तो 20 लाख। यही जो आप बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव, भाई तेरी इनकम बढ़ती जाएगी, तेरे ऊपर टैक्स लगाता जाऊंगा। इसलिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चे? यू कैन से इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे तू ज्यादा कमाएगा तेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। कंपनी, फर्म, व्हाटएवर, हाउस एक साथ नहीं रही, हर बंदा अपनी डिटेल खुद भरता। जिसको भी रेंट आ रहा है वो बताएगा, वो घर जिसके नाम पर है उसी के वही मालिक है, समझ रहे? वो ये नहीं दिखा सकता नहीं जी ये मेरे बच्चे के नाम पे कर दो, ये नहीं होता। इसके ऊपर भी एक चैप्टर है कि क्लबिंग, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, वो सारे लूप होल सरकार ने बंद करे हुए। आपने लूप होल निकालो, सरकार बंद कर दी, प्रैक्टिकल चलेगा पूरा, समझ रहे? सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है बच्चे, वो क्या होता है? इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मीन्स कि भाई अगर तुम ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा। वेयर एज हम लोग जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी एक्ट 2017, और सीएमए के बच्चे और सीएस के बच्चों का 10 नंबर का कस्टम्स एक्ट भी आता है, लेकिन सीए के अंदर वो नहीं आता। तो कस्टम्स एक्ट पे 3 से 4 लेक्चर लग के वो होता है। जैसे निधि जी का क्या है, आई थिंक निधि जी की आवाज आ रही है बच्चे? निधि को आवाज आ रही है? निधि जी को आवाज आ रही है? आपका क्या कोर्स है बच्चे? सीए, सीएमए, सीएस क्या है? सीएस, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारे में थोड़ा सा कस्टम्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। अब मैं हल्की सी बात करता हूँ जीएसटी की। मेरा आपसे सवाल, अभी अगर आप मैकडोनल्ड्स पे खाना खाने जाओ, बर्गर लो, तो कौन सा टैक्स लग जाता है? जीएसटी। आप खा रहे हो या एक बंदा प्लेन से उतर के खा रहे हैं, अंबानी जी खा रहे हैं, या कोई मर्सिडीज से आ रहा है, क्या रेट बदल जाएगा क्या? बर्गर पे तो वही रेट है ना भाई। तो इसलिए इनकम टैक्स में क्या होता है भाई, बंदा कौन है उस पर टैक्स डिपेंड कर रहा है। जीएसटी में ऐसा नहीं होता। इसलिए जीएसटी को क्या बोला जाता है? इट इज
regressive in nature. No matter the person who is consuming is rich, poor, whatever it is, उसको टैक्स देना पड़ेगा जो भी रेट चल रहा है। कहिए साहब, क्लियर है? अब आप मेरे को बताइए, अब आप मुझे बताइए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ दोस्तों, फ्री भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसे कई हैं। ये मनमोहन सिंह जी लाए थे टाइम पे, जब वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, ही स्टार्टेड दिस, जिससे क्या होता है वो एरिया डेवलप हो जाता है। डिपेंड करता है, इनकम टैक्स भी हो सकता है, जीएसटी भी हो सकता है। मैं, तू एक बिजनेसमैन है, मैं तो बोल रहा हूँ तू ओखला में फैक्ट्री लगा, तूने बोला मैं क्यों लगाऊँ, मैं बेचूंगा, जीएसटी लगा, मैंने कहा माफ़। तूने कहा मैं क्यों लगाऊँ, मैं कमाऊंगा टैक्स, मैंने कहा माफ़। ये तो मेरी डील होएगी तेरे साथ। मेरे सरकार को कितनी ज़रूरत है, तू कितना नेगोशिएट कर रहा है उसके ऊपर है। जनरली नॉट, जनरली अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट, में किस स्टेट में डेवलपमेंट कर रहा हूँ, किस बिजनेसमैन से डील कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उसको पास कराया जाएगा, एक कमिटमेंट है, इतनी बड़ी कमिटमेंट है, तेरे से 100 करोड़ कहीं पे इन्वेस्ट करवा दूंगा मैं, तो तू वर्बली थोड़ा ना बात करके चलाएगा। है काफ़ी है नवी। आप जैसे अगर कोलकाता, जहाँ का मैंने देखा है, इधर मैं बताता हूँ, जैसे गुड़गांव में आपने वो देखा है, क्या है यार, अप्पू घर, वो वर्ड वाओ है ना उधर, गुड़गांव, फन एंड फूड विलेज देखा है? फन एंड फूड विलेज, फन एंड फूड विलेज एक मतलब वाटर पार्क है, वो है उसका एरिया, पीछे का गुड़गांव का सारा भैया, वहाँ पे बहुत ऑफिस खुले हुए। ठीक है, उसके बाद तेरा नवी मुंबई कॉन्सेप्ट यही है। कोलकाता में एक, अगर आप कभी गए हो, ऑब्वियसली मतलब चांसेस का मैं नहीं गए होगे, वहाँ पर एक एरिया पूरा सॉल्ट लेक करके एक जगह है, हाँ, उस साइड सारी डेवलपमेंट वैसी हो रही है। वी हैव द लैंड। भाई तू धंधा करता है, तू बिजनेसमैन है, तू बोले मैं क्यों बोलूँ वहाँ पे, मैं कहूँगा मैं तेरे से, यार टैक्स आज के टाइम पे 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आज अगर आप, मैं यहाँ पे रेंट दे रहा हूँ, मान ले मैं जिस बंदे को रेंट दे रहा हूँ उसको 18 लाख रुपए रेंट दे रहा हूँ, उसको 30% टैक्स है भाई। 18 लाख के अंदर 5-40 तो टैक्स दे रहा है वो। बोलने को लग रहा है 1.5 लाख रुपए गिरा है, अरे 1.5 लाख के ऊपर 30%, 4.5 45,000 तो टैक्स लग जाएगा उस पर, 1 लाख बच रहा है उसके पास। स्लैब है, मोटा मोटी बता रहा हूं तेरे, समझ रहे? द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इन्वॉल्व्स 25% टैक्स, 1/4 ऑफ योर कॉस्ट इज टैक्स। तो मेरे को अगर तेरे को आगे लेकर आना है, मेरे को अगर भारत का डेवलपमेंट करना है, मैं माफ कर दूंगा ना भाई, क्या हो गया, उस एरिया के लोगों की नौकरियां लगेंगी, उस एरिया के लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा, कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है, समझ रहे? मुद्दे की बात यह है कि एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है जीएसटी। इनकम टैक्स होता है कि इनकम पर टैक्स लगेगा, जीएसटी है गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। डिपेंड्स, बहुत सारे जोन्स होंगे। नहीं, कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैं ऐसे मेरा मन करे मैं कर रहा हूँ, नहीं करे ऐसे नहीं होता, समझ रहे? वो वाली चीज़। हाँ बिल्कुल है। मैं तेरा 100 करोड़ लगवा दूँ, 2 साल बाद बोलूँ इट इज़ नो मोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है थोड़ा ना होता। ठीक है, आप गाड़ी खरीदो, आज गाड़ी खरीदो पेट्रोल की, अगले साल नोटिफिकेशन ले आओ पेट्रोल गाड़ियाँ बैन है, भाई लोग बोलेंगे ये क्या कर दिया भाई तुमने, समझ रहे हो? फेजेस में होता है। जैसे अभी ईवी आ रहा है तो गवर्नमेंट एकदम से स्टॉप नहीं लगा सकती ना गाड़ी को। मैं बोल दूँ पेट्रोल की गाड़ी कल से चलनी बंद है, हड़ताल हो जाएगी भाई अगले 15 साल में। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया, 15 साल लाइफ है, तो यही लगा ले। धीरे धीरे कितनी सारी गाड़ियां 15 साल में जब बंद हो जाएंगी, आप अभी खरीदोगे 15 साल है, पर गवर्नमेंट इसको 12 कर दे तो कोई क्या कर लेगा। बट नॉट एकदम से नहीं होता, बस थोड़ा सा वो चीज। ठीक है दोस्त, मुद्दे की बात ये बच्चे, मैं आपको पहले इंटेंशन ये देना चाहता हूं। जैसे सपोज करो कि मान लो आपने ना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मान लो अभिषेक जी हैं और अभिषेक ने सोचा सर मैं तो सीए बनने के बाद ना बिजनेस करूंगा। मैंने कहा अच्छा जी, तो अभिषेक कभी मिला मुझे, ठीक है, ऐसे सीए बन गया, क्लियर हो गया, अपना बिजनेस सेटल्ड है, तो एक जगह पे मिला, क्लब में मिला। मैंने कहा भाई कितनी सेल चल रही है भाई अभिषेक? कह रहा सर 100 करोड़। मैंने कहा क्या बात है यार। और मैंने पूछा कॉस्ट कितनी है भाई? कॉस्ट बोलता है 40 करोड़। आप मुझे बताइए अभिषेक जी 1 साल का कितना कमा रहे हो? 60 करोड़। क्या इसको टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी?
ये बोलेगा मैं खुद से मैं खुद कर लूंगा, इतना टाइम नहीं होता बेटे। मैं भी यहाँ का अगर अकाउंट्स होगा टैक्स होगा मैं नहीं देख पाऊंगा, हम लोग आउटसोर्स कर देंगे। जो एनर्जी लगा सकता है 10 घंटे लगा सकता है महीने के, समझ रहे हो। मुद्दे की बात ये है, आपको जनरली बता रहा हूँ क्या लग रहा है 60 करोड़ पे कितना टैक्स होगा जनरली, व्हाट इज द परसेंट? 45 नहीं, मतलब इफेक्टिव उतना एग्जैक्ट नहीं, जनरली इंडिया में 30%, समझ रहे हो। तो 30 का मतलब समझ रहे हैं कितने रुपए का टैक्स लग जाएगा? 18 करोड़। 60 करोड़ में से सरकार कितना ले लेगी? 18 करोड़। पर अभिषेक ने बोला सर कोई टैक्स कंसल्टेंट है कोई रेफर करने के लिए या कुछ है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है यार। मैंने कहा एक अमान था याद है बैच के अंदर, मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा यार वो भी सीए बन गया है और वो टैक्स का काम करता है, समझ रहे हो। तो अभिषेक ने बोला ठीक है सर मैं उससे बात कर लूँगा। तो अभिषेक ने डिटेल दी और अमान कह रहा है कि भाई कितना प्रॉफिट है अभिषेक? 60 करोड़। अब अमान बता इसको कितना टैक्स पे करने को बोलेगा? 60 करोड़ का कितना रेट है? कह सकता हूँ 30%। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टैक्स कितना आ जाएगा? 18 करोड़, समझ रहे हो। हाँ जी हाँ जी ठीक है नहीं ठीक है। अब अभिषेक कहता है ठीक है जी अमान जी बताते हैं जी आपको, आपसे करवाएंगे काम नहीं करवाएंगे। और जैसे ही अभिषेक बाहर आया तो भाई अमान के जहाँ पे ऑफिस था उसके पास ही निधि जी भी थी। निधि जी क्लास में अभी ऑनलाइन। तो निधि जी ने बोला अभिषेक क्या हुआ? अभिषेक कहता मेरा तो बहुत टैक्स लग रहा है, मेरा तो मूड ऑफ हो गया। मेरे को लगा तो आई एम डूइंग वंडर्स, मेरा 18 करोड़ सरकार ले जाएगी। निधि ने बोला आप इधर आओ मैं समझाता हूँ। निधि ने बोला एक बात बता तेरी सेल कितनी है? उसने बोला 100 करोड़। निधि ने बोला मैं कुछ ऐसा करूंगी कि कॉस्ट कितने करोड़ हो जाएगी। मुझे बोले कॉस्ट थोड़ा बढ़ाओ, कॉस्ट नहीं बढ़ानी, टेक्निक है। टेक्निक क्या है? अभिषेक पूछ रहा है कैसे करोगे? ये थोड़ा ना बताऊंगी, स्कीम थोड़ा ना बताई जाती है। आपकी R&D है भाई, आपके दिमाग में है वो प्रोविजन, वो किताब के अंदर ये प्रोविजन वो प्रोविजन वो प्रोविजन, उसका लिंक से ये बेनिफिट निकल कर आ रहा है आपके दिमाग में और वो लॉजिकल है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 20 करोड़। अभिषेक ने पूछा उस हिसाब से टैक्स कितना लगेगा? 6 करोड़। मुझे बता दीजिए अभिषेक जी आप अमान के पास जाएंगे या आप निधि के पास? किसके पास जाएगा अभिषेक? ऑब्वियसली डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव बात है, क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो चीज़, मतलब वो अलग चीज़ है, मतलब वो चीज़ एक बार देखेंगे ठीक है। और निधि जी ने बोला कि जी मेरी जो फीस है ना 2 करोड़ है और अमान की फीस कितनी है? 1 करोड़। लो जी लो, अमान फीस भी कम ले रहा है, कह रहा है कि यार फीस तो कम है यार मेरी। फिर भी किसके पास जाएगा अभिषेक? निधि के पास जाएगा। क्यों? मैं बता देता हूं, उसकी जेब से जा रहा है पैसा, उसको तो क्लियर ये दिख रहा है मेरी जेब से 18 करोड़ जाए या 6 करोड़ जाए। तो आप मुझे बताइए आप किसको सिलेक्ट करेंगे? 6 करोड़ को ही करेंगे। अरे सर पर 2 करोड़ फीस है तो क्या हो गया, 8 करोड़ चला गया। तो यहाँ पे कितने करोड़ जा रहा है? 19 करोड़। आप मुझे बताइए तेरे पास एक भी क्लाइंट आएगा अगर तू ये अप्रोच रखेगा तो एक क्लाइंट नहीं आएगा तेरे पास। आपको क्या लग रहा है जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं दे आर हैप्पीली पेइंग टैक्सेस? वो टैक्स पे करके बोलते हैं आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मोदी जी को टैग करके कोई नहीं कर रहा भाई, समझ रहे हो, सारा टैक्स बचाने के चक्कर में। एंड देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग टैक्स लीगली एंड इलीगली। अब मुझे एक बात बताओ, जोमैटो से खाना ऑर्डर करा है, सेम ऑर्डर आप भी करो मैं भी करूंगा ठीक है, आपने एंड में नीचे जाते जाते कूपन लगा दिया, मैंने नहीं लगाया, किसकी गलती? मेरी गलती है ना, मुझे नहीं, मेरे पास नॉलेज नहीं है ना कि सर अप्लाई कूपन पे जाओ तो सही, कूपन देखो तो सही। तो क्या गलत कर रहे हो आप? अगर जोमैटो पे कूपन लगाते हो और आपका टैक्स कम होता है, आर यू डूइंग एनी फ्रॉड टू द कंट्री? नो। इसी तरीके से इनकम टैक्स क्या है? 1 करोड़ कूपन है,
और वो कूपन किसको पता है? जो टैक्स एक्सपर्ट होगा, जो आप होगे। आप कल को अगर मार्केट में टैक्स का काम कर रहे हो, आपको लीगली चीजें पता है कि भाई तू ये कर लेना टैक्स बच जाता है, भाई तू ये कर लेना टैक्स बच जाता है, ये कर लेना टैक्स, वो सिखाना मैंने आपको। डिपेंड्स हाउ इट इज बीइंग डन। में बहुत सारी टैक्स प्लानिंग्स हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इलीगल है। तेरे पास पैसा पड़ा है सेविंग्स में 10 लाख, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ भाई 10 लाख में से 5 लाख को एफडी में करा देना भाई, तेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। समझ रहे? बेनिफिट क्या मिल जाता है? जितनी की भी तू एफडी कराएगा तेरी इनकम में से माइनस हो जाती है। तेरा ही पैसा है, तू सेविंग्स में डालेगा तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, मान ले, समझ रहे? तो ये बात तो तेरे को तभी पता लगेगी ना। अब बच्चे की ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फीस यहाँ की नहीं, जो स्कूल की होती है। स्कूल की जो रिसिप्ट होती है ना, उसमें एक ट्यूशन फीस नाम लिखा होता है। अगर तुम वो सरकार को बताओ ये ट्यूशन फीस मैंने पे करी है, तो तुम्हें बेनिफिट मिलता है। अभी कितनों को पता होगा? समझ रहे? एक सुकन्या समृद्धि, ऐसे बहुत सारे डेटा है मेरे पास, समझ रहे हो? मेरे पास डेटा है जो आपके दिमाग में डालूंगा, एंड दैट इज द इनिशिएटर। अबे मत सोच लेना टैक्स के सौदागर बन जाओगे तुम। टैक्स में इतना डेटा है कि मैं आपको इतना डेवलप कर सकता हूँ दैट यू आर केपेबल ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स। और आपके पास, आपको लगेगा हाँ से डेटा तो बहुत है, बट रियलिटी में समुंदर है अभी भी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है तुम बोलो हाँ से सारा समझ आ गया, समझ तो आ जाएगा पर प्रोविजन बहुत है भाई। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बट कब वो चीज लीगली इलीगल बन जाती है, दैट इज योर इंटेग्रिटी। एक मूवी देखी है रेड? रेड मूवी देखी है? सौरभ शुक्ला होता है उसमें, वही वाली, मतलब अजय देवगन वाली, जिसमें वो रेड करने जाता है। देख सीन सीधी सी बात है, उस मूवी के अंदर क्या था, वो बंदा कह रहा है भाई मैं 1 करोड़ कमाता हूँ साल का, मैं बहुत अच्छी बात, 1 करोड़ टैक्स हाँ दे दिया जी, सरकार को बताया, हाँ बता दे भाई, तुम जो भी कमाते हो ना तुम्हें सरकार को बताना होता है, ठीक है, साल भर की डिटेल सरकार को बतानी होती है। तो बेसिकली आपने बता दी, उसके घर पे रेड हुई और ये ऊपर के ये खाने खोल के देखे 50 करोड़ पड़े यहाँ पे, ये 2 दरवाजे खोल के देखे गोल्ड के ट्रंक पड़े हैं। भाई तू कमाता 1 करोड़ है, तेरे घर पे 100 करोड़ पड़ा हुआ है। कैन यू टेल मी द सोर्स ऑफ दिस इनकम? हैव यू टेकन इट? हैव यू टेकन अ लोन? क्या ये लोन है ऊपर का पैसा जो भी है? दिखा दे लोन एग्रीमेंट, अगर नहीं है तो तेरी इनकम है भाई, झूठ बोल रहे हो आप। यही तो होता है बेसिकली, एवरीबडी हैज टू डिस्क्लोज देयर इनकम। सर मैं इतना कमाता हूं, और अगर आप जिस दिन बड़े इंसान बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके घर पे छापा भी हो सकता है। इनकम टैक्स का नॉलेज होती है कि ये बंदा छिपा रहा है, उन्हें सब पता होता है उन्हें। और जो ड्राइवर आपके घर आ रहा होगा ना जो छापा मारने, उसको भी नहीं पता होता कि वो किस घर में जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिसके पास फाइल होती है उसे एड्रेस पता होता है, साथ में जो बंदे बैठे होते हैं उनको नहीं पता होता, बिकॉज इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है, पता लग जाती है, लीक हो जाती है। भाई पहले तो मैं तेरी सारी इनकम मान लूंगा, उसके ऊपर 30% टैक्स सरचार्ज वॉटेवर, फिर तूने झूठ बोला उसकी पेनल्टी, तो ये लगा ले तेरा सारा पैसा ले जाऊंगा मैं। 300% ऑफ द टैक्स पेनल्टी होती है। 100 करोड़ है ना तेरे पास कैश, 30 करोड़ तो टैक्स हो गया, 30 करोड़ का 3 गुना 90 करोड़, 120 करोड़ ले लूंगा तेरे से मैं, कोई बात नहीं, सामान घर भेज दूंगा तेरा, तेरे और एसेट है भेज दूंगा, तेरे पास नहीं है देन यू आर डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। हाँ हाँ ब्रो, हाँ ये डिपेंड करता है, ये तो और डिटेल्ड बात है। जेल भी नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा यार, पता नहीं मतलब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती है नहीं चलती, बट भाई हाँ, दीज आर द स्कीम्स, दीज आर वन ऑफ्स। सरकार 10-15 साल में एक बार कहती है जितने भी चोर हो चुपचाप आके आ जाओ, सिर्फ टैक्स लूंगी माफ कर दूंगी, और अगर नहीं आया ना और पकड़ लिया तो छोड़ूंगी नहीं दूंगा। These are the schemes. Yes, people do it. करते भी ऐसा। मैं एक कंपनी में था, बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, 2014-15 में
उस टाइम पे सर्विस टैक्स की स्कीम आई थी कि जो भी लोगों ने सर्विस टैक्स सही से पे नहीं करा, अपने सारे क्लियर कर दो, करा था होते हैं। एंड यस देख, पॉपुलेशन इतनी है यार, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो कंसल्ट, ऐसा तो नहीं है ना हर कोई आ जाएगा सामने। कुछ लोग तब भी नहीं कहते नहीं कर रहे हम जा भाई, समझ रहे हो, वो वाली चीज है, ठीक है ना। कुछ प्रोविजन है कि आप कैश को ना बैंक में नहीं ले सकते, घर पे रख सकते हैं। सारी बातें कर लेंगे, उस कैश का तू कैसे क्या कर सकता है, सारी बातें हो जाएंगी। एंड कैश डजंट मीन इट इज ब्लैक ऑलवेज, समझ रहे, तो वो करेंगे बात। मुद्दे की बात मैं आपके पास कहाँ लेकर आ रहा था कि भैया ये जो तुम CACS मार्केट में हो ना, अमान अब तू मेरे को बता, तेरे पास कोई भी क्लाइंट रुकेगा, अभिषेक नहीं, कोई भी होता, कोई भी नहीं रुकता, अल्टीमेटली तू भी क्या करेगा, लोगों को स्कीम नहीं बताएगा। कहने का मतलब ये है तुम जो मेरे से सीख के जाओगे, तुम जो कल को आर्टिकलशिप में करोगे, आर यू गोइंग टू हेल्प द टैक्स पेयर टू पे द टैक्सेस और टू सेव द टैक्सेस, लीगली और इलीगली? आर यू श्योर? दैट डिपेंड्स व्हाट यू डू। हालांकि मुझे लगता नहीं है लीगली रहेगा तू ज्यादा। अरे सो बिकॉज ऑफ CACS CM में गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? कम आ रहा है। इस वजह से वेलफेयर ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? हाँ, पर अगर तेरी वजह से टैक्स कम आ रहा है तो वेलफेयर तेरी वजह से ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? इन फ्यूचर CA, हैप्पी CA डे 1 जुलाई। क्यों? तेरे पास क्लाइंट आएगा, तू टलवा दे 18 करोड़ उससे, ठीक है। सो बेसिकली आपकी वजह से ही, मैं ये नहीं बोल रहा आपकी वजह से, यस यू आर गोइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस, जिस वजह से टैक्स कम आएगा, जिस वजह से वेलफेयर कम होगी। अब आप मुझे बताइए, जो वेलफेयर कम हो रही है किसकी वजह से कम हो रही है? कह रहे सर आपकी वजह से, आप पढ़ा रहे हो पहले तो समझ रहे हो। तो यस यू कैन से CA जितने भी टैक्स कंसल्टेंट्स हैं यार, क्लाइंट का यार एक बात बता, मुझे एक बात बता, मोस्टली जो टैक्स सेव करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलता होगा ना सोसाइटी को। जैसे नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, FD में इन्वेस्ट कर दो, तो आप अपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, किसी FD में इन्वेस्ट कर दिया, वो तो लीगल हो गया, वो तो लीगल है, मैं लीगली बात कर रहा हूँ, ठीक है। लीगली इट इज गुड फॉर द कंट्री, गवर्नमेंट ही कह रही है सेव कर लो, बट आप लीगल रहोगे नहीं रहोगे मैं उस इन्वेस्ट कर, समझ रहे हो? कब आपका लीगल चीजें इलीगल हो जाती है वो आपको पता ही नहीं लगता, ट्रांजिशंस होती है, समझ रहे हो? और मुद्दे की बात ये है जी, मोर किसी CA को इकोनॉमिक्स, हाँ किसी CA को जेल जाने देता है। हाँ यार हो जाती है, ये मैं गुड़गांव के ही ध्यान में, हाँ कैपिटल गेन्स होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारा करेंगे वो, कैपिटल गेन में होता है वो। मुद्दे की बात यो है भाई, कहने से मोर द CACS CM में लेसर विल बी द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड लेसर बी द वेलफेयर। जितने ज्यादा CACS CM होगा उतनी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी और लेसर वेलफेयर होगा। अब आप समझ गए रिजल्ट कम क्यों आता है? हाँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म करता हूँ विद दी इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 20 years। शॉर्ट टर्म जुआ हो गया मुझे लगता है। नहीं यार मैं ये ऐसा नहीं बोलूंगा, मतलब ये बहुत अपने में वो समुंदर है भाई नॉलेज। इंट्राडे ट्रेडिंग जो इंट्राडे ठीक है, पर यार बहुत आज के टाइम पे यार बहुत एनालिसिस लोग कर रहे हैं, इमीडिएटली उसको जुआ बोलना सही नहीं है। 10 साल अगर एक शेयर मूव नहीं करा ना 2 साल तो मैं उसको बेच दूंगा, बट मुझे चाहिए कि मेरा शेयर बढ़ रहा है, गिर रहा है, मैं नहीं बेचूंगा उसे, और जीरो होता है जीरो हो जाए। मैं ब्लू चिप कंपनीज देख रहा हूँ जो बड़ी कंपनी है, रिलायंस, अब जैसे टाटा मोटर्स है, ईवी सेक्टर है, तो ईवी सेक्टर रिलेटेड मैंने एक साइड एमरॉन, अमराजा शेयर। फंडामेंटल सच बोलूँ तो पिछले 6-8 महीने में
मैंने जो भी शेयर लगाए वो डबल हो गए विदाउट लुकिंग इनटू द फंडामेंटल्स। इंस्टा की रील्स देखी, ईवी सब कुछ लगा हुआ हाँ ईवी में लगाया। अब जैसे बस मेरे को देख मेन मेरे को इतना पता है, पहले मैं देखता था फंडामेंटल्स और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूँ। थोड़ा मैंने मतलब घर खरीद लिया था तो भी फंड्स वहाँ हो गए थे, तो फिर मैं देखना। अभी अगर मेरे को कोई दे ना मतलब 10-20 लाख रुपए, वो आराम से 50 लाख बन जाएंगे 4-5 महीने नहीं साल हो सकता है साल में, बट सेफर साइड 3-4 साल में तो हो जाएगा। सब भाग रहा है भाई ईवी। मैंने एक एग्जांपल लिया था हम्म। जैसे आर्टिकल 370 हटा था ना, हाँ। उसमें से उसका एक क्लॉज जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लैंड को सेल और परचेज कर सकते हो। अच्छा तब मैंने मतलब ये एज्यूम कर लिया था कि ईवी सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, अच्छा अब देख ले। क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा। EV सेक्टर की प्रोडक्शन के लिए हाँ। चाहिए होता है। नहीं ईवी भाई नेक्स्ट लेवल बढ़ रहा है भाई ईवी। मतलब मैं हमने जैसे एमरॉन सुना होगा बैटरी, एमरॉन कंपनी कौन सी है, अमर राजा, हमारा राजा ये जो है, ठीक है। तो इसका शेयर एक बार देखेगा, एक साल पहले किधर है शेयर, 690-700 रुपए पे शेयर। आज एक साल के अंदर आपका पैसा ट्रिपल हो रहा है भाई, और क्लोज टू ट्रिपल, इफ आई नॉट से ट्रिपल, डबल तो हो ही गया। 700 का 1400 तो बैठ ही गया, 1700 पे आ चुका है शेयर। बड़ी कंपनी है यार बहुत, समझ रहे। एक्साइड बैटरीज सर इस कंपनी को आप खोजते कैसे हो? भाई देख मैं तेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास है सोर्सेस, कोई सोर्स वोर्स नहीं है। मैं बैठा, मेरे को एक शेयर जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा किस में करूँ, तो मैं ऐसी इंस्टा पे सर्च करा स्टॉक्स, तो एक ना शेयर आया IRFC। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये कंपनी क्या करती है। 5 मिनट बिफोर इन्वेस्टिंग मुझे पता लगा ये गवर्नमेंट, ये IRFC क्या है, ये रेलवे कंपनीज को, अगर IRCTC है ना, उसको अगर प्लेटफॉर्म बनाना है तो उसको लोन चाहिए तो ये प्रोवाइड करता है। वो बैंक के पास ही जाता है, दे प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट कंपनी है। और इसका एक बार देख, एक साल पहले देख 33 रुपए का शेयर है, 33। मैंने इसको 75 पे खरीदा है, जब वो डबल हो गया था तब भी खरीदा मैंने। मेरे को ऐसे रील में बोल रहे थे कि बढ़ेगा बढ़ेगा, कोई लॉजिक नहीं, मेरे पास कोई, मैंने इसकी बैलेंस शीट कहीं कुछ नहीं देखी मैंने। लॉजिकल तो है, बढ़ेगा। गवर्नमेंट कंपनीज गिरना, रेलवेज बढ़ रहे थे, मैंने कहा ठीक है रिस्की, देख गिर जाता रिस्की है, मैं बोलता कि मेरी गलती है। नहीं गिरेगा। मैं मतलब वो लगा ले, मैं एक्टिव ट्रेडर हुई नहीं। मेरे को जिस दिन सुबह में मन करा, मान ले मैं 2 लाख रुपए लगाने हैं, मैं उस टाइम सोचूंगा कहाँ लगाऊं भाई, 2 लाख कैसे बोल रहे हैं? ठीक है 50। और मैं ऐसे नहीं करूंगा, मतलब मैं 40-40 हजार के, एंड बेस प्रिंसिपल ये है कि वो सारा ना डूबे, मैं 40-40 हजार के ऐसे 5 स्पेकुलेशंस कर दूंगा मैं, एक पे नहीं करूंगा मैं। हाँ सर ये कोई स्कीम है। लास्ट, और एंड दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल डेट जो मैंने बनाई है। मतलब ऐसा, मतलब और भी देख, रिलायंस है, ठीक है, अगर तू देखेगा यार, गवर्नमेंट कंपनी सेफ है, पर ये देख क्या कर रही है, रेलवेज अनदर लेवल जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे ना, ऐसे बहुत शेयर है, ठीक है। अब एक SKF है, ठीक है, ये SKF इंडिया क्या कर रही थी मैं भूल गया। ये कुछ टेस्ला के साथ सप्लायर्स हैं, टेस्ला इंडिया में आएगी, इन्वेस्ट करेगी। बॉश है तो वो मेजर कंपोनेंट टेस्ला के बनाएगी, ठीक है। ऐसे EV सेक्टर है। अब ये एक साल पहले की कहानी देगी इसकी, 5000 का है, 690 है। अगर मेरे पास कभी करना हो, अभी अगर मैं किसी दिन बैठूंगा तो हो सकता है मैं SKF में ऐसे 60-70 हज़ार डालूंगा, मैं ऐसे ज़्यादा नहीं डालूंगा। मैं फंडामेंटली मेरे को बहुत नहीं पता, मेरे को अगर मुझे ज़्यादा डालना होगा फिर मैं घुस जाऊंगा इसमें। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट दैट आई एम इन्वेस्टिंग। और फंडामेंटली घुसना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप वो जो इनपुट लेना चाह रहे हो, कंपनी के बाद लोन कम से कम होना चाहिए, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। यार अब ना उतनी बात ऐसी होती नहीं है, बताने को तो बता सकते हैं, बट समझ कि मैं उस दिन इन्वेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूँ। मतलब समझ रहे हैं, मेरे पास जो फंड्स है मैं उसको थोड़ा प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, LICs, FD, शेयर मार्केट, एंड शेयर मार्केट इज अ डम, वो गिर जाए तो मेरे को नींद आनी चाहिए रात को। शेयर मार्केट में मैंने बहुत ही कम डाला हुआ है, कुछ नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट 17-18 लाख डाला हुआ, ठीक है।
और वो मैं ओवर द पीरियड ऑफ 6-7 ईयर्स किसी एक साल में 2 लाख डाल दिए, किसी में 3 लाख डाल दिए, 3 साल कुछ नहीं डाला, और फिर मैंने बेच भी दिए, प्रॉफिट भी। तो मैंने काफ़ी पहले करता था, बट अभी मतलब मैं ऐसी बस मेरा एनालिसिस नहीं है जिसमें वहाँ पे, तो फिर वो नहीं है। और अगर तू मुझे बोले सर 5 लाख डालने हैं, तो मैं भाई 5 दिन लगा दूंगा। और क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं कर रहा ना, अगर मैं एनालिसिस करूं तो फिर मैं घुसूंगा, फिर समझ रहे? आज मेरे को इन्वेस्ट करना, मैं कर दिया, समझ रहे? 52 वीक हाई देखा, 52 वीक हाई होता है कि भाई आज अगर मैक्सिमम पे ही चल रहा है तो आई अवॉइड, यार अभी वैसी हाई पे आगे के 1 साल पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक फंडामेंटल्स महीने से कुछ चीज़ दिख रहा होगा। अब जैसे ऐसी बता रहा हूँ, आइचर मोटर्स है, रॉयल एनफील्ड बनाती है, तुमने आज तक ट्रक देखा होगा, आइचर मोटर्स रॉयल एनफील्ड बनाती है, ठीक है। इसका शेयर देख क्या है, 2000 में 4 रुपए का शेयर है इसका। कितने गुना हो गए? 1000 गुना 20 साल। आइचर के जब लगाए थे देखा था, सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अमेजिंग थी, बाइक्स दिख रही थी, और जो उनका जो ओनर था, आई मीन सिद्धार्थ लाल था, तो वो बहुत ही खुद ही बाइक पे ऑफ रोडिंग चला जाता था। उसने रियल लेवल पर ग्राउंड पे ही खुद ही कंपोनेंट्स को ठीक करवा दिया उसने। लोन, सेल्स की ग्रोथ नहीं, कंपनी के पास लोन ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि अगर लोन ज़्यादा होता है तो मार्जिन्स बचते ही नहीं है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऐसी दिखती नहीं है। मेरे को ये एक लगता है मेरे को कि ये बहुत बड़ा फैक्टर। हाँ, स्क्रीनर्स मीन्स कह सकता है, मतलब इतना, मतलब वही है। पर आइचर मोटर्स अब जैसे कोई भी है, एंड इट्स लाइक यार देख मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है, मैं इतनी गारंटी तो नहीं दे सकता भाई 5 साल में तो डबल होता ही होता है भाई। यार आप एक चीज समझो, जो भी बिजनेसमैन है ना, दे आर नॉट गेटिंग रिच बिकॉज दे आर बाइंग प्रॉपर्टी, दे आर गेटिंग रिच क्योंकि उनको अपने शेयर के भाव को बढ़ाना है। समझ रहे? आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट क्या है, आज अंबानी को अगर रिचेस्ट बनना है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, वो तो कैश लेके प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको अपने शेयर का भाव को ऊपर भगाना है, तभी तो रिचेस्ट बन रहे। समझ रहे हो? तो वो वाली चीज है। अच्छा, दृष्टि जी आ रही है बस? ठीक है ना, तो वो वाली चीज है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ऐसा पैसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाए भाई। समझ रहे हो? वो नहीं करना चाहिए। और हो जाता है भाई, मैं कह रहा हूँ होता है चाहे, लेकिन जो 100 रुपये तो वहाँ 20 रुपये गिरने पे दुख नहीं ना, वो स्टॉक मार्केट जरूर लगाओ, उसको जरूर लगाओ। लेकिन ऐसा पैसा मत लगाओ कि तुम्हें अगले दिन निकालने और वो करना, वो नहीं भाई, वो नहीं करना चाहिए। देयर आर पीपल, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। मतलब एक आदत होती है, समझ रहे हो? तो वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अरे भाई चार्ज हो गया, 1 सेकेंड। मैंने मे बी इंटर में थोड़ा बहुत कर दिया होगा, 40-50 हज़ार, या फाइनल में सीए के बाद ही करना। बहुत कम पोर्टफोलियो दोस्त मेरा, बहुत कम। मतलब आई रिग्रेट कि मैं इतना कम पोर्टफोलियो बनाया, वो रिग्रेट है। क्या है ना यार, मैं ना गोल्ड में बहुत कर दिया। जैसे ना वाइफ ना, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गिफ्ट्स, उनको एनिवर्सरी पे गिफ्ट चाहिए ही चाहिए, बर्थडे पे चाहिए ही चाहिए, करवा चौथ पे चाहिए ही चाहिए। समझ रहे? तो मैंने गोल्ड में ओवर इन्वेस्टेड हूँ, गोल्ड में। समझ रहे? सेफ है, गोल्ड बढ़ गया भाई। मेरी शादी पे गोल्ड 24,000 था यार 2014 में, आज 70,000 है गोल्ड। अरे मतलब ठीक है, तो ऐसा, बट मेरे को स्टॉक मार्केट में मेरे को रिग्रेट है कि मैं ज़्यादा लगाता तो बहुत अच्छा रहता।
जो रिलायंस डाल दे भाई, तू 1 लाख रुपए डाल दे, 5 साल में 2 लाख हो जाएगा। रिलायंस है, टाटा पावर है, हो जाएंगे 5 साल में डबल यार वो। ठीक है ना, चलिए आइए जी, काफ़ी बातें कर ली हमने ये वाली। आओ बच्चे कुछ मेन बातें ऐसी तो कर ले जो कि वो है। अच्छा दृष्टि जी को आवाज़ आ रही है? अच्छा एक चीज बताना बच्चे, ठीक है, आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हर इंसान की पहले इनकम निकाली जाती है। हम लोग ने कौन सा एक्ट करना है? बेसिकली हम लोग कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर आपको क्या निकालनी है बच्चे? इनकम। तो आप इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1 इज computation of total income of a person। इसमें पैसिव इनकम भी आएगा। जो मर्जी इनकम, तो जो मर्जी करके कमा ले, ठीक है। व्हेन आई से ऑफ अ पर्सन, आप इंडिविजुअल हो, आप कमा रहे हो, कंपनी कमा रही है, फर्म कमा रहा है, किराया आ रहा है, जो मर्जी इनकम आ रही है, मैं कितने हेड्स में डाल दूंगा बच्चे? टोटल कितने हेड्स में डाल दूंगा? 5 हेड्स। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से थे? अभिषेक याद है? इनकम अंडर द हेड सैलरी, एंड पीजीबीपी। कैपिटल गेन्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना, उसमें ही आएगा। नहीं बताऊंगा। एवरी गर्ल इज फॉन्ड ऑफ गिफ्ट्स, हाँ ये तो है, मुझे पता था इस पर जरूर आएगा तुम्हारा कमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है। सो इनकम अंडर द हेड सैलरी, यानी कि अगर आप कल को जॉब करते हो, ठीक है, जैसे सपोज करो एक इंसान है, मान लो दृष्टि जी है, दृष्टि जी ने जॉब स्टार्ट करी, सीए कर लिया, और सर कितने रुपए का पैकेज लगा? सर 15 लाख रुपए का, 15 lakhs। सर ये पर एनम है? बिल्कुल जी पर एनम है, पर मंथ नहीं है जी। सर इसका मतलब हम अपनी जो इनकम जो कंप्यूट करते हैं वो एनुअल बेसिस पे करते हैं, और कितने रुपए की इनकम होगी जी? 15 लाख सैलरी के अंदर। इतना आसान नहीं होगा बेटे, 10 लेक्चर लगेंगे सैलरी में कि कैसे निकलती, समझ रहे हो? ये नहीं है आपका अपॉइंटमेंट लेटर है 15 लाख मिलने हैं, ओ भाई कितना टैक्सेबल होगा वो निकलेगा, 12 लेक्चर लगेंगे, 10 से 12 लेक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट इज इनकम, हाँ जी, हेड्स टोटल 5 हैं, जिसमें से पहला हेड कौन सा है? सैलरी। समझ रहे? हेड मतलब कैटेगरीज कितनी है, हेड बोल रहे 5 है, में सबसे पहला कौन सा है? सैलरी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर जी हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? सपोज करो बच्चे आपका ऐसे घर है, मान लो मेरे पास एक घर है, मेरे को किराया आ रहा है 40,000 पर मंथ। क्या मुझे बता सकते हो मुझे साल का कितना आ रहा है? इफ इट इज 40,000 पर मंथ, 4,80,000। तो बेसिकली मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि गवर्नमेंट मैंने कितना किराया कमाया मालूम है? 4,80,000। इतना आसान नहीं है, 6 लेक्चर लगेंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकलेगी? मुद्दे की बात यो है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो घर है उसके किराए की बात होती है सिर्फ और सिर्फ। देन नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड, हाउस प्रॉपर्टी में घर आ जाएगा। हाँ वो करेंगे बात, सारा मोटा मोटी समझ। कितने सारे लोग किराए पे रहते हैं, जो भी किराया जो बंदा रिसीव कर रहा है वो इनकम कहाँ दिखाता है? हाउस प्रॉपर्टी में। देन इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। सर ये पीजीबीपी क्या होता है? पीजीबीपी फुल फॉर्म पता है? निधि जी को पता है, दृष्टि जी को? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस करते हो, नीचे मोमोज वाले भैया हैं, ये जूलर की शॉप है, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, चाइनीज वैन, अग्रवाल स्वीट्स, रेस्टोरेंट, पंजाबी मैनेजर, भाई साहब सारे बाहर बिजनेस और प्रोफेशन ही कर रहे हैं। डॉक्टर का क्लिनिक, सब कुछ प्रोफेशन है, बिजनेस है जी। नहीं डॉक्टर का अगर अपना क्लिनिक है तो हाँ सर्विस है। जैसे एड्यू जंक्शन भी है, प्रोवाइडिंग सर्विस। हमारा जो प्रॉफिट है वो कौन से हेड में डालूं मैं? सैलरी बोलूं मैं? नहीं,
एडू जंक्शन को जो प्रॉफिट हो रहे, एडू जंक्शन में फंड्स आ रहे, खर्चे सबके हो रहे, तो जो बच रहा है दैट इज प्रॉफिट। अपने अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट बनाते हो ना, जो भी इंसान बिजनेस करता है उसका नेट प्रॉफिट होता है, वही नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख दूंगा मैं बस। इतना आसान नहीं है, 10 से 12 लेक्चर लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो बेसिकली पीजीबीपी क्या हो गया बच्चे, बिजनेस या प्रोफेशन का प्रॉफिट। मान लो मेरी मोमोज की दुकान है, सेल है 10 लाख, आपने बोला सर खर्चा कितना करा आपने, मैंने कहा 4 लाख, मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना, 6 लाख हो गया ना बच्चे। दैट्स बिजनेस। तू कितना रेंट दे रहा है, कितना रिसीव कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा होता है, अगर उस ओनर ने बोला है दैट यू आर नॉट अलाउड टू सबलेट, वो तो हो जाएगी। तू ओनर को दे रहा वो उसकी इनकम, तेरे को जो मिल रहा वो तेरी इनकम ना। अभी आएगा गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है मोटा मोटी, समझ रहे। वो जो तू एसेट की बात कर रहा है उसकी बात करता हूं अब मैं। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सर कैपिटल गेन्स क्या होता है, जैसे सपोज करो बच्चे, मान लो मैंने ना ये एक रिंग पहनी हुई है, ठीक है, ये रिंग मान लो मैंने 50,000 की ली थी 10 साल पहले, तो आज कह सकते हो इसकी 1 लाख वैल्यू हो गई होगी, ठीक है, डबल हो गया गोल्ड, तो मैंने अमान को बेच दी 1 लाख रुपए में, डन है। वैसे मैंने महंगी खरीदी थी 80,000 की थी, तो आज के टाइम पे 160 है, कह रहे हाँ सर डन कर दो, फिर तो 1 लाख में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सपोज कर मैं तेरे को बेचता हूँ 1,60,000 की, मैंने कितने की खरीदी थी 80,000, मुझे बता मेरा प्रॉफिट कितना हो गया। मैंने तो 80 की खरीदी, 160 की बेच दी, कैपिटल गेन इसको बोला जाता है। अगर आप कोई भी एसेट को, कैपिटल एसेट को बेचते हो तो उससे जो प्रॉफिट होता है कैपिटल गेन में जाता है। सर जी घर में भी ये होता है, हाँ भाई, सपोज कर मैंने घर खरीदा 1 करोड़ का, मैंने 1 करोड़ 10 का बेच दिया, मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया 10 लाख रुपए, तो मेरे को कौन सी हेड में इनकम हो रही है, कैपिटल गेन्स। तो मान के चल लो 10 लाख रुपए मान लो, लॉस भी हो जाएगा, लॉस का भी हम बात कर लेंगे, एक चैप्टर है सेट ऑफ, बच जाता है, तेरी दूसरी कोई इनकम को वो खत्म कर देता है बल्कि। कार्स पे कभी प्रॉफिट होता ही नहीं, इसलिए कार्स पे टैक्स नहीं लगाते। इससे तो टैक्स बचा सकते हैं ना, कर सकता है इसलिए जैसे कंपनी की कोई ऐसे नहीं, उस प्लानिंग यही सब ही होता है, यही सब चीजें ही होती है, पर वो भी इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड। अभी तो समुंदर है भाई, हाँ? अभी तो तुम जो सोच रहे हो वो प्लानिंग में अभी के अभी तोड़ सकता हूँ, पर वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। वही तो जब तुम सारी नॉलेज ले लोगे तब जाके तुम कुछ एग्जीक्यूट करोगे, हाँ? अच्छा सवाल ये है कि बाहर जो एसी की दुकान है, कह रहा है यार मैं तो एसी बेचता हूँ, 20,000 का एसी खरीदता हूँ, 30,000 का बेचता हूँ, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है एसी बेच के 10,000। वो कह रहा है मैं किधर लिखूँ, कैपिटल गेन या पीजीबीपी? पीजीबी में उसका बिजनेस, एग्जैक्टली उसका बिजनेस। देखो मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ, अगर मैं बेचता हूँ देखो, तो कौन से हेड में मेरा प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल गेन। और अगर तू अभी ज्वेलरी वाली दुकान से खरीदेगा तो उसको भी तो प्रॉफिट हो रहा है, पीजीबी, क्योंकि उसका तो धंधा है ना वो, हाँ स्टॉक, हाँ पीजीबी। इफ योर बिजनेस, इफ इट्स योर बिजनेस, मेरे पास जो शेयर है मेरा धंधा नहीं है, मैं बेचूंगा तो कैपिटल गेन है। शेयर बेचने पे कैपिटल गेन होता है, म्यूचुअल फंड बेचने पे कैपिटल गेन होता है, डिबेंचर्स बेचने कैपिटल गेन है। क्यों, मेरा धंधा थोड़ा नहीं है। लेकिन अगर आज मैं बैठ दे मैं बोलूँ आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, देन इट बिकम्स माय स्टॉक, उनके लिए कैपिटल गेन्स, कैपिटल, ठीक है ना दोस्त। अच्छा एंड इसके बाद एक लास्ट होता है बच्चे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। सर जी अदर सोर्स क्या होता है बच्चे, अगर आपको कोई भी इनकम हुई और अगर वो ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आ रही तो वो कौन से हेड में आ जाएगी बच्चे, अदर सोर्स। जैसे कि एक बात बता, मान लो निधि जी के ऊपर एग्जांपल लेते हैं,
मैं क्लास में कॉल करता हूँ। आई मैंने भेज दिया था सुमित को, पता नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। उधर ही होगी कहीं पे, मतलब ऐसे मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे ऐसे नहीं पता। कोई बात नहीं, उसको वापस भेज देगा। तो मैं क्लास छोड़ के पहले चाबी ढूंढूंगा। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए भाई, तू सैलरी कमाता है, तू उस पैसे को कहाँ रखेगा? कैश में या बैंक में? बैंक में ही सीधी आएगी बैंक में। बैंक इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट इनकम है कौन से हेड में? अदर्स। तो केबीसी में गया, लॉटरी जीत गया, ड्रीम 11 भाई कह रहा था, पोकर कह रहा था, रम्मी की गिफ्ट का गेम कह सकते हो आप। आज के टाइम में तो ऑनलाइन कितनी सारी गेम्स हैं, वो सारी की सारी अगर आप जीतोगे कौन से हेड में जा रहा है वो? अदर सोर्स में। यहाँ तक अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दे दूँ, आपने तो पढ़ लिया गिफ्ट का पॉइंट, ठीक है? क्या गिफ्ट इनकम होती है? मान लो दृष्टि जी आप कह रहे थे गिफ्ट बहुत सर अच्छा होता है, हाँ जी, तो अगर मैं पूछूं अगर 1-1 लाख रुपए दृष्टि जी या निधि जी 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दूं तो चलेगा तुमको? क्या चलेगा? नहीं सर, दौड़ेगा। तो क्या वो इनकम हो जाएगी? मान लो मैंने दृष्टि को 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया, तो सर गिफ्ट इनकम थोड़ा ना होती है, या होती है? इनकम होती है, क्योंकि अगर सरकार ने बोल दिया ना कि गिफ्ट इनकम नहीं है, तो हर कोई क्या करने लग जाएगा? वो हर जो गिफ्ट ही देने लग जाएगा। कैसे? आप नौकरी कर रहे हो, आपकी कंपनी बोलेगी अरे ये कौन सा मंथ है, जून का मंथ नहीं, कौन सा चल रहा है, जुलाई चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, सबको इस बार जो सैलरी है गिफ्ट के नाम पे दे दो। खुशी है जी, गिफ्ट क्या होता है? ठीक है, अगस्त में बोल दिया 15 अगस्त है, सबको सैलरी गिफ्ट दे दो। सितंबर में बोल दो कोई और आ गया, अक्टूबर में बोल दो दिवाली आ गई, ईद आ गया, न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस, 26 जनवरी, 14 फेब, हर महीने का गिफ्ट निकाल दूंगा मैं। अगर सरकार ने गिफ्ट को इनकम से हटा दिया तो बिलीव मी सारी ट्रांजैक्शन गिफ्ट की चलने लग जाएंगी। क्लियर है जी? आप मुझे बताइए, सपोज करो मैंने 1-1 लाख रुपए गिफ्ट करा, सपोज ही करना बच्चे, बस वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है? वैसे कर दिया था पिछले बैच में ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाया था ना, तो सबको 1-1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे बेटे, ठीक है? आप मुझे बताइए टोटल 5 हेड्स, हाँ दृष्टि जी दिव्य वाले बैच में ही कह रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए सबको गिफ्ट करा था, बताया नहीं दिव्य ने? हाँ पिछले बैच में सबको करा था गिफ्ट, वो अलग बात है, उनसे 1-20 ले लिए थे, ठीक है? आप मुझे बताइए 5 हेड के टोटल को क्या बोला जाता है? घर तक है, 5 के टोटल को बोला जाता है बच्चे GTI, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मुझे बता सकते टोटल कितना आ रहा है? 15 + 4 80, वैसे कितना है? 15 + 6 21, 31 32 36,80,000, ठीक है? अब हम मुझे बताइए मैं इसमें से क्या दूंगा बच्चे? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये क्या होता है सर जी? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वही होता है जो मैंने वो है कैसे बचेगा टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है भाई मारे कहने से पैसे को इन्वेस्ट करो, LIC करा लो, FD करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, ऐसे बहुत सारी चीजें। कौन से सेक्शन में है जी? 80C to 80U। ये आपको अगर करना हो तो भी दिसंबर बैच में ये होना है तो सीधा उसमें भी आ सकता है, डिडक्शन चैप्टर 1 है। तो मुद्दे की बात ये, मान लो ये बंदे ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है? तो आप मुझे बताइए डिडक्शन क्या होगी? माइनस होगी। गवर्नमेंट को पता है यार तुम पे नहीं करना चाहते टैक्स, गवर्नमेंट कह रही है मेरे कहने से इन्वेस्ट कर, तेरी इनकम में से कम करवा दूंगी। और फाइनली क्या आ जाएगा सर जी? टोटल इनकम दैट इज 34,80,000। एंड सर ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं
यही मेन एनालिटिकल पॉइंट्स है। इसके अलावा और भी 6-7 चैप्टर है, पर आप ये कह सकते हैं ये सारे चैप्टर्स का नाम है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, डिडक्शंस हैं। 10 तो होंगे कम से कम, छोटे छोटे ये सबसे बड़े हैं। दिस इज 70% ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स से तेरा 50 नंबर का, जीएसटी आएगा 50 नंबर का, इसमें मेरे लेक्चर लगेंगे 60। कुछ टाइम के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और इसमें लेक्चर लगेंगे 40, टोटल 100 लेक्चर। मैं देखो ऑनलाइन बता दूंगा सारा, जीएसटी तो खींच दियो सारा का सारा, अगर एक पोर्शन जीएसटी तेरा पूरा खिंचवा दूंगा, डीटी चलता रहेगा। डीटी में भी अगर आपको आपका फ्लो सही बन रहा होगा तो मैं बस पूरे सिस्टमैटिक लेक्चर्स है वो देख के खत्म हो रहा होगा, जितना खत्म कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंट, कैसे करना है वो देख लेंगे, ठीक है साहब। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, ये आपका पहले ग्रुप का मैं आपको बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी लेगा ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट को इज्जत से करना होता है, नोट्स ही आपको बचा पाएंगे। इसमें आप सोचोगे बुक, मैं बहुत ही रिफाइंड डेटा आपको दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ जनरलाइज डेटा। दिमाग में 1000 क्वेश्चंस है कि वो कैसे सॉल्व होगा तो अभी ये बोल रहा हूँ, वो कैसे होगा तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। तो आपके नोट्स ही आपको एग्जेम्पशन दिला सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको एकदम वैसा ही लिखना है, ठीक है दोस्त। सर स्टेप 1 के बाद क्या होता है? स्टेप 1 के बाद होता है बच्चे स्टेप नंबर 2, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल। कि आपको टैक्स निकालना है किसके ऊपर बच्चे? टोटल इनकम। ये बहुत ही, जैसे अकाउंट सीख लिया तुमने, लेजर बना लिया ना, तो ये ना 4 क्लासेस का होता है, इसमें कोई वो नहीं है, तुम अभी सीख लोगे, तुम्हारा भी लर्निंग कर्व है पेपर के लिए। लेकिन क्या इंडस्ट्री में इसका वैल्यू टैक्स क्या है? गूगल पे डाल दे, अभी तू डाल दे 34,80,000, गूगल टैक्स निकाल के दे देगा, एग्जैक्ट सिस्टम है ना एक, समझ रहे हो। तो बेसिकली टैक्स निकालने से बहुत बड़ी बात नहीं होती, 4 लेक्चर लगेंगे टैक्स निकालने में, सब सीख जाओगे। मेन बात क्या है जी? आपका कंटेंट ये ऊपर वाला है। तो ले देखे इनकम टैक्स में 2 स्टेप है, सबसे पहला इनकम निकालना, दूसरा टैक्स निकालना। आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है उसमें 5 हेड के पॉइंट होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स भी निकालना होता है, तो ये सीखेंगे। बट मैं आज आपके लिए बेसिक्स का ये काम करना चाहता हूँ। एक बात मेरे को और करनी है, फिर हम नमस्ते कर सकते हैं। 30 मार्क्स की MCQs हर पेपर में फॉर CA। अकाउंट से भी जो AS है और वो है, इस बार है इजी है यार। अकाउंट्स में भी तो दिसंबर वाले में बुला रहा नहीं, अकाउंट्स अभी स्टार्ट हुई, मई के हिसाब से स्टार्ट हुई। छोटा इन कंपैरिजन टू टैक्स 50-60% ही है उसका। इंटर के अकाउंट्स के लिए कौन-कौन से चैप्टर से कंप्लीट कमांड चाहिए फाउंडेशन? कुछ भी नहीं, चिल कर, तेरे को आती होती है अकाउंट्स, मुझे पता है, समझ रहे? कुछ नहीं चाहिए। डेबिट क्रेडिट आता है ना, जर्नल एंट्री है, समझ रहे? हद से हद तेरे को मन करे यार, तूने जो पढ़ लिया ना, मतलब देख ऐसा नहीं है तेरे को बोलूँ कि उस चैप्टर का कुछ एक्सटेंशन है, वो तेरी एक बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज बन चुकी है, तू क्लासेस ले चुका है, तो उतना ही चाहिए, समझ रहे? तो देखो ऐसा दिक्कत, ये चीज़ अपने मन से निकाल दो कि क्योंकि अगर फाउंडेशन ना करके डायरेक्ट से आ रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे को एक बेसिक अकाउंटिंग समझ आती है ना, मेरी जब तूने क्लासेस तो समझ आ रहा था ना, तो कुछ नहीं करना, समझ रहे? कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा एक चीज बस बच्चे मैं बात करूंगा और फिर बस डन कर देंगे। एक हेडिंग डाल लेना बच्चों, ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ना इसके नीचे ही लिख देना, ये तो जब मैं 4 लेक्चर लगाऊंगा तो हम अलग से हेडिंग बना ही लेंगे, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना। वो मैंने टैक्स निकालना सिखा दिया बच्चों को, अभी जो पिछली 2-3 क्लास हुई थी ना, तो उनका जो अब चैप्टर या तो हम नया स्टार्ट करेंगे या एक क्लास में बजट में क्या होता है ये होता है वो बताना है मेरे को,
ठीक है ना। ये वाली मैं 3 क्लास तुम्हारी लूंगा पर उसको थोड़ा टाइम बाद लूंगा उसको। कंप्यूटेशन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अच्छा जी, एक सेकंड। दृष्टि जी को सारा क्लियर है? निधि जी क्लियर है बच्चे? टैक्स में सिर्फ हम लोग को इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ना है, टोटल सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, उनके बहुत सारे पार्ट्स हैं। देख बेसिकली अगर मैं सिंपल बताऊं, अगर मैं अकाउंट्स की तेरी 2 क्लास ले लूं, 4 ले लूं, तो उसमें 10 नंबर कवर हो जाते हैं। लेकिन जब टैक्स की 4 क्लास लूंगा तो 2 नंबर कवर होंगे। समझ रहे? सो दैट्स द रेशियो। मतलब डेटा इतना है पर वो पेपर हर चीज़ चाहिए तेरे को, तो छोड़ नहीं सकता। तू मुझे बोलेगा ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। देखो सारा डेटा एब्जॉर्ब करना है। और मतलब वो जो अकाउंट्स में होता था 4 लेक्चर हो गए सर, 10 नंबर हो जाए, हो गए। पर इसके जब 4 लेक्चर होंगे तो 4 नंबर ही पूरे होंगे। तो जो मैं 100 लेक्चर बना रहा हूँ ना, हर लेक्चर का 1 नंबर है बस। यार अकाउंट्स आप दिसंबर के एंगल से कर रहे हो तो आपको मैं बुला लूंगा और नवंबर तक खत्म कर दूंगा। जो अभी दिसंबर ऑलरेडी चल रहा है, मई वाला स्टार्ट नहीं हुआ अभी, अकाउंट्स मई स्टार्ट ही नहीं हुआ। उनका थोड़ा आराम से स्टार्ट करते, समझ रहे? तो वो मई अटेम्प्ट के हिसाब से तो अभी टाइम है। अभी कौन-कौन सी क्लासेस स्टार्ट होंगी? कौन-कौन सी पेपर? दोस्तों ने बताया टैक्स में बहुत बच्चे रहते हैं। हाँ मतलब टैक्स में ना बच्चे क्या होता है कि बच्चे को पेपर आता भी है ना, मतलब टैक्स का पेपर ऐसा आता है कि ना वो बुक का नहीं होता। समझ रहे हो? मतलब वो ना, आप ये मान लो कि आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ठीक है, पर वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है। अगर आपकी नॉलेज स्ट्रांग है ना तो पेपर में ना जैसे 25-30 नंबर एकदम ऐसे खिचड़ी बनकर आता है और बच्चा क्या थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन आपको इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये सिर्फ नोट्स स्पेसिफिक है। अगर तुम नोट्स आपको समझ आ गए, मेरे 100 लेक्चर ले लिया आपने, साथ साथ पढ़ लिया, तो 60 आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन एक तरीका है बस। अकाउंट्स में मैं बोलूँगा तुम 2 महीना जाग गए तुम हैंडल कर जाओगे, टैक्स में नहीं है भाई। टैक्स में एक सस्टेनेबल एफर्ट और वो चलेगा। टैक्स में तुम 10 दिन टैक्स को नहीं छोड़ सकते, तुम पीछे हो जाओगे टैक्स। समझ रहे? टैक्स के अंदर बस ये चीज़ और कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जो जो चल रहा है घर जाके टैक्स में भाई अपने को देखना है भाई, अगली क्लास से भाई वो डिसिप्लिन होना चाहिए। कह सकते हैं ग्रुप 1 में, 2 में भी डिफिकल्टी है, 2 के हिसाब से ऑडिट है, कॉस्ट ठीक है, प्रैक्टिकल है, FM और SM सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, छोटा सा है वो FM SM। समझ रहे? अकाउंट्स भी छोटा ही बोलूँगा, कॉस्ट भी छोटा ही बोलूँगा, लॉ भी एवरेज ही बोलूँगा जितना अकाउंट्स और लॉ है। लॉ थोड़ा सा ज़्यादा होगा शायद से, ठीक है। बट टैक्स इज लाइक इट इज 2 सब्जेक्ट्स इन 1। टैक्स 2 सब्जेक्ट है पर वो 1 में डाला हुआ, वो वाली चीज़ है। समझ रहे? चलिए तो एक बार ना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ये समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? कह सकता हूँ 24-25। और अगर इसको मैं एलैबोरेट करूँ कह सकता हूँ 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25। क्या तुम बता सकते हो अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? PY स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर। तो तुम लॉजिकली तुम ये बोल रहे हो सर प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, तुम तो इंग्लिश का मतलब निकाल रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर भी कौन सा चल रहा है? 24-25। आप बोलोगे ये क्या बात हुई? मैं आपसे पूछ लेता हूँ अभी, फाइनेंशियल ईयर वर्ड कहाँ से सीखा? अकाउंट्स नया वर्ड आ गया जो इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम तो यूज़ नहीं कर रहे भाई फाइनेंशियल ईयर। हम तो बोलना तो यही चाहते हैं 24-25, पर मतलब फाइनेंशियल नहीं बोले, मुझे प्रीवियस है, नाम बदल गया बस। जैसे मान ले तेरा घर का नाम पूछे, बाहर का नाम पूछे, बस वाली बात है। बस बोलना मैं 24-25 ही चाहता हूँ, बस मैं फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलूँगा। मैं क्या बोल दूंगा बच्चे? प्रीवियस ईयर। तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज है। आप इसके लेटर्स देखोगे इनकम टैक्स में तो वो प्रीवियस ईयर लिखते हैं उस चीज़ को। समझ रहे? तो प्रीवियस ईयर भी क्या हो गया बच्चे? 1/4/24 से लेके क्या हो गया 31 मार्च 25। करंट ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं।
नहीं नहीं, जो भी, अब मान ले, नहीं ऐसे नहीं, मान ले अगर फाइनेंशियल ईयर 12-13 होता तो प्रीवियस ईयर किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नाम बदल गया ना, समझ रहे यार, अपनी अपनी सबकी वो होती है नोमेनक्लेचर, समझ रहे? इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं भाई हम क्यों लेवर्ड, समझ रहे? अब आप मुझे बताइए, अगर फाइनेंशियल ईयर 10-11 होता तो प्रीवियस ईयर कौन सा होता? 10-11। कहने का मतलब वही बात, ठीक है। एक वर्ड होता है असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर की तुम्हें पहले डेफिनेशन बतानी होनी चाहिए। इट इज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से अगले साल को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। क्या आप बोल सकते हो अगर 24-25 और ये भी 24-25 तो असेसमेंट ईयर क्या बोलूं? 25-26 प्रीवियस ईयर है। मतलब अभी बताता हूं मैं, एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। अभी बस तेरे को इतना पता लग रहा है डेफिनेशन से, 24-25 का असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 25-26 नेक्स्ट ईयर बोल, ठीक है। ऐसे ही 12-13 का क्या हो जाएगा? 13-14। 10-11 का क्या हो जाएगा? 11-12। अब बोलोगे सर ये क्या चल रहा है? सर ये चल रहा है भाई, मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसको ना एओ बोला जाता है। एओ क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर। अब अभी एओ शॉर्ट में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एओ इज इनकम टैक्स ऑफिसर को एओ बोला जाता है। अगर तुम्हें एओ बोल रहा है प्लीज ब्रिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19, ओहो, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या है? इनकम टैक्स की हैं प्रीवियस ईयर। वो किसमें जी टर्म में बोले वो, तो वो तुमसे मांग रहा है असेसमेंट ईयर 18-19 का। मेरा आपसे सवाल, तुम उसे कौन से फाइनेंशियल ईयर का पीएनएल दोगे? नहीं नहीं, आराम से देख। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, एक बात बताओ, वो कौन से असेसमेंट ईयर का आपसे पीएनएल मांग रहा है? ले पीवाई लिख ले यार पहले, आजा। पीवाई तू बता ना। अगर मैं असेसमेंट ईयर 18-19 बोल रहा हूं तो पीवाई क्या हुआ? 17-18, एक साल पहले वाला पीवाई है। इसका मतलब वो कौन सा पीवाई मांग रहा है, और इसका मतलब वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर मांग रहा है? 17-18। टेक्निकली वो 1/4/17 से 31 मार्च 18 की डिटेल देखना चाहता है, पर वो बोलता क्या है फैंसी वे में? असेसमेंट ईयर 18-19। ही डजंट वांट 18-19 डिटेल्स, ही वांट 17-18 डिटेल्स। ये कह रही देख असेसमेंट ईयर। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो उसको। असेसमेंट ईयर 10-11 का क्या मतलब हुआ? प्रीवियस ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 12-13 फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब हुआ? प्रीवियस ईयर 12-13 तो 12-13 ही है ना। असेसमेंट ईयर 13-14। 20-21 प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 20-21। असेसमेंट ईयर 21-22। 16-17 असेसमेंट ईयर है। अब देखो ना ऊपर, वो आपसे असेसमेंट ईयर कौन सा मांग रहे हैं? 18-19। तो 18-19 मांग रहा है तो प्रीवियस 17-18 मांग रहा है वो। फैंसी है भाई, लाइफ में टेक्निकल होगा तभी तो कोई तेरे पास आएगा समझने के लिए। नॉट नेसेसरी, कुछ भी लिखा आ सकता। एग्जाम में क्वेश्चन में भी कुछ भी लिखा आ सकता। आपने अगर ये जज करते टाइम आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ओहो 18-19 और वो बोल रहा था असेसमेंट ईयर, आप प्रीवियस से मान ली, गलत हो गया भाई, कुछ लैंग्वेज गलत हो गई, गड़बड़ हो जाएगी कुछ ना कुछ। सो यू हैव टू बी अलर्ट वेदर यू आर सेइंग असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है? दृष्टि जी को क्लियर है? निधि जी क्लियर है? निधि को क्लियर है बच्चे? ठीक है, ध्यान से सुनना, कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया? खत्म हो चुका है। अच्छा, कौन सा फाइनेंशियल ईयर अभी भी खत्म हुआ है? 23-24। फाइनेंशियल वो तो तुम एकदम कनेक्ट कर दिया, नया वर्ड है ना। 23-24 खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। 23-24 खत्म, अच्छा जी। क्या मैं कह सकता हूं प्रीवियस ईयर 23-24 भी खत्म हो चुका है?
इन प्रीवियस ईयर यू अर्न, आप कमाते हो। अप्रैल मई जून लोग नौकरी पे जा रहे थे, किसी को किराया मिल रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई मोमोज बेच रहा था, किसी को कैपिटल गेन हुए। 23-24 में लोगों ने कमाया, मानते हो नहीं मानते हो? कमाया होगा, आईपीएल हुआ होगा, क्रिकेटर ने कमाया, इधर किराए पे कोई और होगा, किराया कमाया सर जी ने, जो भी इंसान है लैंडलॉर्ड है। सो इन प्रीवियस ईयर यू अर्न। गवर्नमेंट को कब बताओगे आप कितना कमाया? एग्जैक्टली, दैट इज द नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट तुमसे नहीं पूछ रही कि तुम अभी क्या कमा रहे हो। अभी हम जिस भी प्रीवियस ईयर में 24-25 में मेरे को गवर्नमेंट में, आई एम नॉट गोइंग टू द गवर्नमेंट, आई एम जस्ट अर्निंग। समझ रहे? हाँ, उस पे आऊंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप आऊंगा जाऊंगा। 23-24 पे मैं कमाया और गवर्नमेंट क्या कहती है, मुझे अगले साल बताओ। इसलिए अगले साल को क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर। अब लॉजिक समझ रहे हैं कि उसको असेसमेंट ईयर क्यों बोला जाता है? बिकॉज आपने जो भी अर्न करा, असेस दैट इनकम एंड टेल टू द गवर्नमेंट। कौन से दिन? भाई साहब डेट आने वाली है जुलाई। एड्यू जंक्शन ने 23-24 में जो भी कमाया, हमें सरकार को कब बताना है? 31 जुलाई। दिस इज द लास्ट डेट। अगर मैं आज ही बताऊं तो आई एम अलाउड। सो दिस इज अ ड्यू डेट, यू कैन से कि आपको अपनी ROI भरनी होती है। हाँ, अभी बताऊंगा। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ ROI, दिस इज द लास्ट डेट। और इंडियंस का क्या होता है? आज इंडियंस भर रहे होंगे या हर कोई 31 को जागेगा? उसके बाद भर तो उसे बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। वो सारी बातें करेंगे, वही चैप्टर है, ये अलग से चैप्टर है। समझ रहे? आपको भरनी है नहीं भरनी, गलत भरती तो क्या होगा, नहीं भरी तो क्या होगा, नोटिस किसका आएगा, साइन कौन करेगा, किसी के थ्रू भरवा सकते हैं, कहानी है। मुद्दे की बात ये है, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये जो मैंने तुम्हें 5 हेड लिखवाए थे, 1 2 3 4 5, उनका टोटल क्या लिखवाया था? GTI 6A टोटल इनकम। क्यों बना रहे हैं? मैं शौक है ओ भाई, 31 जुलाई को इस फॉर्मेट में जमा करनी होती है डिटेल को। मेरे को शौक थोड़ा ना मेरे को करने का। तो बेसिकली मैं 31 जुलाई को गवर्नमेंट को पूरा का पूरा चिट्ठा बताऊंगा, भाई साहब 5 हेड होते हैं, 5 हेड मैंने क्या कमाया। ये 31 मार्च से लेके 31 जुलाई के बीच बस में भी बता बस रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम ब्लड में चला जाएगा तुम्हारे। अभी तो शॉर्ट में है ये, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है बहुत अच्छी बात है सर, 23-24 में कमाया, बहुत अच्छी बात है सर। सरकार को कब बताया? 24-25। टैक्स कब पे करा? मान लो एक इंसान ने 1 करोड़ कमाया, सो एम आई गोइंग टू पे टैक्स ऑन दिस 1 करोड़ नेक्स्ट ईयर? इसका मतलब एक इंसान जो अप्रैल में किसी ने कमाया होगा, जैसे अंबानी जी ने एक अप्रैल में कुछ कमाया, रिलायंस ने कमाया, ये आप सैलरी लगा लो। एक इंसान है, उसने महीने में 1 करोड़ रुपए की सैलरी कमाई, 12 करोड़ का पैकेज है, 1 करोड़ कमाया, ही हैज अर्नड इन अप्रैल, और मैं गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स दूंगा 1 साल 3 महीने बाद। आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट को ओके होगा ये? गवर्नमेंट कह रही है साथ साथ कमा रहे हो, साथ साथ दो ना भाई। यू पे द टैक्सेस इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। अभी आ जाऊंगा मैं। You have to pay taxes in previous year itself। तो मजाक नहीं चल रहा कोई। तुम 1 साल 3 महीने बाद पे करोगे मेरे को। आज मैं जो कमा रहा हूं उसका मैकेनिज्म है, महीने के हिसाब से सरकार को डिटेल जा रही है। आप कहोगे सर कितनी इनकम, वो कह रही है एस्टिमेट पे बताओ। बच्चे हो क्या आप, आपको पता नहीं है एस्टिमेट कितना होगा आपका? तुम्हें नहीं पता तुम पूरे साल में क्या कमाओगे, कितनी वेरिएशन आ जाएगी, 15% 20% टैक्स तो दो। मार्च तक तो एक्यूरेट निकालो, स्टाफ लगाओ, ऑफिस चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, मजाक चल रहा है? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ऐसे थोड़ा नहीं चल रहा है। यस, यू कैनॉट एस्टिमेट, बट व्हेन इट हैज अकर्ड, तो उसके बाद फिर पे कर उसका। तेरे को दिसंबर में कैपिटल गेन हो रहे हैं तो एक कुछ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं एडवांस टैक्स की, करेंगे वो सारी बातें, वो अलग चैप्टर है। कहने का मतलब ये है
you earn in previous year, you pay taxes in previous year itself. That's the ideal. एक मिनट देना बस मुझे खत्म करने देना. That's the ideal situation that government wants. मैं नहीं कोई भाई असेसमेंट ईयर में तू मेरे पास आएगा बट डिटेल बताना. टैक्स पे करने आ रहा है तो मैं तेरे को डिफॉल्टर बोलूंगा, तेरे से ब्याज ले लूंगा मैं कि क्यों भाई इस डेट तक क्यों नहीं हुआ टैक्स पे, कमा तो यहीं लिया था. तुम बोल रहे हो सर एस्टिमेट है, कहानी किसी और को बनाई हो. अरे पे कर टैक्स. हाउ यू विल पे टैक्स, दैट इज द पॉइंट. अब आपकी जिंदगी में जो वर्ड आपने सुना हुआ है दैट इज टीडीएस. आप नौकरी करते हो, आपको जो सैलरी दी जाती है उसमें से पहले से टैक्स काट लिया जाता. कंपनी को शौक है टैक्स काटने का? कोई शौक नहीं है. सरकार ने लॉ बना रखा है टीडीएस नहीं काटोगे तो कुछ पेनल्टियां लग जाती हैं जो बंदा पेमेंट कर रहा है. मैं यहाँ पे अगर किराया दे रहा हूँ तो जिस उस बंदे को इनकम हो रही है मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मुझे टैक्स काट लेना पहले टीडीएस. केबीसी में आप देखते हो एक बंदा 1 करोड़ जीता, 1 करोड़ नहीं दे सकते आप उसे. उसके ऊपर मैं ये नहीं बोलूँगा एग्जैक्ट टैक्स काटिए, फ्लैट रेट कुछ रेट्स हैं टीडीएस के, आपको पैसा डिडक्ट करना पड़ता. सो टीडीएस होता है सर. और दूसरा क्या होता है बच्चे, एक और होता है एडवांस टैक्स. ये दोनों चैप्टर्स हैं अलग. टीडीएस एक चैप्टर, एक मिनट दे बस. एडवांस टैक्स, टीडीएस और आरओआई. अब बोल दो सर. सर इसमें कुछ टैक्सेस ऐसे होते होंगे जो आपको असेसमेंट ईयर में पे करना होता है, ऐसा कुछ है क्या? जैसे यू आर अलाउड टू पे बट यू हैव टू पे इंटरेस्ट. बिल्कुल. मान ले तूने साल में कितना कमाया, 1 करोड़, और 1 करोड़ के ऊपर मान ले टैक्स है 30 लाख. ठीक है जी. टीडीएस कितना कट गया, 20 लाख. टीडीएस क्या होता है, जो इंसान जब तेरे को इनकम दे रहा है तो उसने कितना टीडीएस काट लिया, 20 लाख, वो सरकार को जमा कर दिया. तेरे ऊपर टैक्स कितना लग रहा है वैसे, 30 लाख. 20 लाख तो टीडीएस पे चला गया, बचा हुआ 10 लाख भाई साहब आप खुद जमा करोगे, आप लॉग इन करोगे और आप सरकार को पे करोगे. एडवांस टैक्स इंसान खुद से पे करता है, सेल्फ. व्हाई नॉट? टीडीएस के कुछ रेट्स हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ टैक्स बच जाए ऐसा. बिकॉज टीडीएस, ये मत सोचिए उस अगर 30 लाख मेरे ऊपर है तो सारा टीडीएस के नाम से पहुंच, ऐसा नहीं होता. सैलरी में होता है, धंधे में नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी इनकम है, हर जगह नहीं होता ऐसे. टीडीएस इज जस्ट अ मैकेनिज्म to extract in between the transaction, not the exact amount of tax but a little bit of tax. मैं इसको इनकम दे रहा हूं ना सरकार के, कुछ तो दे दे. उसका टैक्स नहीं निकालना अभी, अगर कुछ तो दे दे, 10% निकाल के दे दे, 20 दे दे, 2% दे दे, 5 दे दे, 1000 तरीके की पेमेंट है. तो बेसिकली 1 करोड़ कमाया, मान ले तेरे पे टैक्स 30 लाख, कितने रुपए का टीडीएस जमा हो गया. और ये कौन डिडक्ट करता है बच्चे और कौन पे करेगा, दैट इज डिडक्टर. डिडक्टर इज लाइक इफ यू गो टू द कंपनी, कंपनी आपको सैलरी दे रही है तो कंपनी इज अ डिडक्टर. आई एम गिविंग यू मनी सो आई विल डिडक्ट. एडवांस टैक्स की लाइफ में 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं. हाँ वो तो हो गया. लेकिन सर जो इनकम अंडर पीजीपी होता है, ठीक है, बिजनेस में जो असेसमेंट करना होता है वो तो एंड ऑफ द ईयर करना होता है. वो तो बैलेंस शीट बनाएगा, प्रॉफिट लॉस बनाएगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा तो वो टैक्स पे करेगा. ठीक है, बनाना, डेली बनाना. तो वो आप ये क्या और क्या बात है, जा फिर इंडिया से बाहर. तो पैसा कमा रहा है, धंधा कर रहा है, स्टाफ नहीं रख रहा है ज़रा देर से. तेरे को क्या लग रहा है, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस 1 साल बाद पीएनएल बना रहे हैं. अभी जा, आज की बैलेंस शीट दे दूंगा तेरे को उस कंपनी की. क्या बात कर रहा हूँ, रियल टाइम चल रहा है ब्रो. ऐसे नहीं चल रहा साल के बाद देखेंगे क्या प्रॉफिट है. तो टैक्स 1 साल का 31 मार्च से पहले पे करना सारा पे. और वो कैसे होगा, ये चैप्टर में एक डिटेल जब एडवांस टैक्स की बात करूंगा तो सोच बनाऊंगा. समझ रहे हो? बस अब ये समझो कि सरकार, आपको क्या लग रहा है सरकार आपकी 23-24 की कमाई पे मैं 24-25 में पैसा लूंगा? इतना थोड़ा ना गधा हूं भाई. जब आप अभी कमा रहे हो तो अभी दो ना, इन द नेम ऑफ टीडीएस एंड लिक्विडिटी प्रॉब्लम. मैं क्यों लेट करूंगा भाई अपनी कलेक्शंस को? यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ यू आर अ
सबमिटर ऑफ डिटेल्स। और आगे सुन लेना बात को, जब आप यहां पे दिखाओगे आप टोटल इनकम कितनी दिखाओगे, मान लो तुम्हारी टोटल इनकम मैंने कितनी बोली, तुमने क्या कमाया 1 करोड़, मान ले टैक्स कितना आया 30 लाख, तू यहां पे दोबारा थोड़ा ना पे करेगा, तू बोलेगा ओ भाई साहब टीडीएस जमा हो गया था 20 लाख, ओ भाई साहब एडवांस टैक्स जमा हो गया था 10 लाख, मैंने नहीं करना कुछ पे, मैं तो सिर्फ डिटेल देना है। दैट इज द आइडियल सिचुएशन। हर इंसान, हर भारतवासी से सरकार ये चाहती है कि जिस दिन तुम रिटर्न भरने आओ तुम बताओ सर इतना टैक्स ये तुम्हारा जमा हो रखा सर। लेकिन आप मुझे बताइए क्या सिचुएशन वेरी नहीं कर सकती? कोई बंदा बोले मैं तो नहीं कर रहा टैक्स पे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो एडवांस टैक्स पे नहीं कर रहा, तो वो रिटर्न जब भरेगा क्या होगा समझना, इनकम कितने की 1 करोड़, टैक्स कितने का 30 लाख, टीडीएस कितने का 20 लाख, एडवांस टैक्स पे ही नहीं करा। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? यू हैव टू पे नाउ, रिटर्न सबमिट बटन तू सबमिट करेगा मैं एरर दिखा दूंगा, टैक्सेस आर नॉट पेड, तो तेरे को इस दिन पे करना पड़ेगा। और इसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 148। देख भाई बड़ी सिंपल सी बात है, तू असेसमेंट ईयर में पे कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तू खुद जब पे कर रहा है तो सेल्फ, तू जब प्रीवियस ईयर में पे करेगा तो उसे बोल दूंगा एडवांस टैक्स, तू अपनी जेब से देगा उसी साल में देगा तो एडवांस टैक्स, साल खत्म हो गया तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर ज्यादा जमा हो गया तो, ज्यादा कैसे हो गया, हो जाती है बेटे गलती, एंड डोंट वरी, आप ये मत सोचिए ज्यादा नहीं हो सकता, हजारों केस बता दूंगा ज्यादा। टैक्स है 30 लाख, टीडीएस कटा 20 लाख, ओहो सर गलती से एडवांस टैक्स ज्यादा हो गया सर, कोई भी ज्यादा हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कितना ज्यादा कर दिया, हाँ जी यहाँ मिलता 6 जीटीआई में से इनकम माइनस कर दो, टैक्स में से थोड़ा ना दे रहा हूँ तेरे को बेनिफिट, तेरी इनकम को कम करता हूँ मैं, जब तू ट्यूशन फीस देता है तो तेरी जीटीआई को कम कर दूंगा मैं। वो सेक्शन 6 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है। अगर हमने जैसे स्टार्टिंग में लिखा था डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात यहाँ पे ये थी सर जी ज़्यादा टैक्स पे हो गया, वो टेंशन क्यों लेता है यार, सरकार रिफंड दे दिया भाई, टेंशन मत लो, तुम रिटर्न तो भरो जुलाई में, अगस्त तक रिफंड तो आ जाता है आज के टाइम पे, गवर्नमेंट फटाफट दे दी पैसा वापस। कि अगर तुम्हारा टैक्स ज़्यादा जमा हो गया, तुम गवर्नमेंट को डिटेल दे रहे हो कि हमारा ज़्यादा जमा हो गया, गवर्नमेंट कहती है बैंक अकाउंट बता, अकाउंट में डाल देंगे तेरे ऑनलाइन। नहीं ये तो छोटा अमाउंट होता है तो गवर्नमेंट के पास दिख ही रहा है कि टीडीएस आया हुआ, या गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है इसके पेमेंट तो ये, और ये भाई क्या कह रहा है कि इसका कम टैक्स है जो भी है तो गवर्नमेंट दे दे, हाँ एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग के थ्रू, लेकिन प्रोवाइडेड द अमाउंट इज लेस। अगर करोड़ों के रिफंड होते हैं तो वो केस फंसता है, स्क्रूटनी होती है, सारा होता है। मुझे बताइए समझ आया बच्चे? तो आपको इंटेंशन समझ आनी चाहिए। मेरा ये क्लास लेने का पर्पस ये था कि अगली क्लास में जब हम बात करें तो अपना कनेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज द वन क्लास दैट इज रिक्वायर्ड कि अगर मैं कोई भी चीज़ आपको पढ़ाऊँ तो ये पहली क्लास ज़रूर होनी चाहिए। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? हाँ बेसिकली लोग क्या करते हैं, हर महीने टैक्स तो करते हैं, हर क्वार्टर में करते हैं, या फिर टाइम पे बहुत सारी बातें हैं दोस्त। कैसे कह रहे हैं, चल कैसे कह रहे हैं, दृष्टि बता रहा हूँ आपको भी। कोशिश हो गया क्या कंपनी से हर महीने टीडीएस, मैं तेरे को सैलरी हर महीने दे रहा हूँ, सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस टैक्स की बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली होती है, 4 इंस्टॉलमेंट जाती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 12, 15 मार्च, 4 इंस्टॉलमेंट में सारा टैक्स एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। है 10% रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी बच्चे में। हाँ 10% जो आप कह रहे हो ना, इट इज़ नॉट अ, मतलब ये सिर्फ डिबेंचर्स के ऊपर, जैसे हमने फाउंडेशन पढ़ा था, सैलरी पे अलग होता है, प्रोफेशनल फीस पे अलग होता है, लॉयर फीस पे अलग होता है, इंटरेस्ट पे अलग है, डिविडेंड पे अलग है, टीडीएस के अंदर 6 से 7 लेक्चर लग जाते हैं, समझ रहे हो, लॉटरी पे अलग है, कई है साहब। यहाँ तक क्लियर है? दृष्टि जी ऑल क्लियर?
निधि को क्लियर है? निधि जी कहाँ रहती है? और नेक्स्ट टाइम फेस टू फेस ही आओ तो बढ़िया है ना निधि जी। आप भी आज तो चलो बारिश और वो थी, है ना। दृष्टि जी फेस टू फेस आओ। I mean, अभी ठीक है, अभी वो फ्लो वैसा क्लासेस का और जैसे जैसे बनेगा, बट अभी स्टार्ट होता है ना बच्चे, जितना आप आओगे उतना कनेक्ट होता है तो अच्छा रहता है, समझ रहे? ठीक है भाई, 2 क्लासेस और वो हो जाएंगी तो मतलब आओ फिर, ठीक है बच्चों। ओहो, जयपुर घूमने जा रही है मैडम। दुष्यंत सर के जयपुर में बहुत बड़े बड़े किले हैं। डॉक्टर के पास बताओ, हम तो बेटे मोहल्ला क्लिनिक चले जाते हो, आप रिच लोग हो जयपुर तक जा रहे हो। ठीक है, चलो इतना रखते हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच। अभिषेक